हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर और बिना किसी बकवास के करते हैं कहानी शुरू। दोस्तों फ़िल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक बुज़ुर्ग आदमी को जो कि एक छोटा-सा रेस्टोरेंट चलाते हैं और उनका खाना बेहद ही ट्रेडिशनल और बहुत ही प्यार से बना हुआ होता है। लेकिन समस्या है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दादाजी का गुस्सा। अगर कोई ग्राहक कह दे ना कि थोड़ा भैया नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा मीठा कर दीजिएगा तो भाई साहब दादाजी को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो सीधे-सीधे कह देते हैं कि ये इसका ट्रेडिशनल टेस्ट है, खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। और भाई इतना सब कुछ सुनने के बाद कस्टमर कहाँ रुकेगा? कस्टमर सीधे-सीधे चल ही जाते हैं और लाइस होता भी कुछ ऐसा ही है। कस्टमर्स ना के बराबर ही इस रेस्टोरेंट में आते हैं, जिस वजह से इनकी कुछ ख़ास इनकम नहीं हो पा रही है और 8 महीने का किराया ऊपर से बकाया है। लेकिन ये दादाजी का जो गुस्सा है ना भाई साहब अभी तक नहीं जा रहा। इतना सब कुछ हो गया लेकिन ये अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दोस्तों हमारे सामने दिखाया जाता है मार्क को। मार्क इन दादाजी का पोता है और पूरी की पूरी फ़िल्म इसी आदमी यानी कि मार्क के आस-पास ही घूमती है। मार्क को भी खाना बनाना बहुत पसंद है लेकिन दादाजी को उसकी कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि मार्क इंजीनियर बने ना कि कोई शेफ़, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी बचा कर के रखे हैं। अब दोस्तों एक दिन होता ये है कि बिल्डिंग का मालिक आता है और दादा और मार्क को मिलकर उसके लिए खाना बनाते हैं। इतना लज़ीज़ खाना खा करने के बाद मालिक तारीफ़ तो बहुत करता है लेकिन कहता है कि यार खाना तो बहुत बढ़िया है लेकिन तुम्हारा 8 महीने का किराया अभी भी बकाया है। इस जो ये दुकान में तुम रहते हो ना इसका लोन चल रहा है बैंक में और 2 हफ्तों में तुम्हें ये पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि भैया मेरे पास तो फूटी-कौड़ी भी नहीं बची है। 8 महीने का किराया ऊपर से तुम्हारा पेंडिंग है, ठीक है? अगर तुम 2 हफ्तों में पैसे दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो दुकान खाली कर दो। और हाँ, एक सलाह मैं और देना चाहूँगा कि अपने पोते को किसी रेस्टोरेंट में कहीं नौकरी पर क्यों नहीं भेज देते? इतना बढ़िया है तो ये खाना बना लेता है। और दोस्तों ये बात तो दादाजी को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है। मालिक तो चला जाता है लेकिन दादाजी निराश होकर के दारू पीने बैठ जाते हैं। इधर मार्क कुकिंग मैगज़ीन देखकर अपने सपनों में खोया हुआ है। इंजीनियर से कहीं ज़्यादा उसे कुकिंग से प्यार है। तभी अचानक दादाजी गिर जाते हैं। दादाजी को हॉस्पिटल लिया लाया जाता है और पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। दादी कहती हैं कि दादा बुरी तरह डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, इस वजह से शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है। रेस्टोरेंट हाथ से निकलने का डर उन पर कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहा है। मार्क कहता है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में काम कर लूँगा तो पैसे आ जाएँगे और दादाजी का कर्ज भी चुका देंगे। लेकिन दादी बताती हैं कि दादाजी चाहते हैं कि वो शेफ़ बने। नहीं, 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 वो शेफ़ ना बने, सिर्फ़ वो इंजीनियर बने। और इसी बीच टीवी पर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है कि एक कुकिंग प्रतियोगिता, जिसमें कि जीतने वाले को मिलेगा $1 मिलियन और इस शो का मास्टर शेफ़ है डेविड, जो पिछले 15 साल से लगातार चैंपियन है। इस बार जो भी फाइनल्स में पहुंचेगा उसे डेविड से मुकाबला करना होगा और यही देखकर मार्क का भी खून गर्म हो जाता है और वो ठान लेता है कि मैं इस कंपटीशन में भाग ज़रूर लूँगा और दादाजी को उनका रेस्टोरेंट वापस दिलाकर ही रहूँगा। दादी भी समझ जाती है कि मार्क का असली सपना यही है। वो अपने पास रखा हुआ दादा की पढ़ाई का सारा पैसा दादा की दादी अपने पास रखा हुआ मार्क की पढ़ाई के लिए जोड़ा हुआ पैसा मार्क को दे देती हैं और कहती हैं कि ये पैसा तुम्हारे दादा ने तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए रखा था, लेकिन तुम्हारा सपना तो अब कुकिंग है, तो जाओ बेटा जियो अपनी ज़िंदगी। मार्क पहली बार अपने छोटे से कस्बे से बाहर निकाल कर हवाई जहाज में बैठता है और बड़े शहर की चमक-दमक देखकर खुश भी बहुत होता है और हैरान भी बहुत होता है। वो वहाँ ये स्ट्रीट फूड मार्केट और नई-नई चीज़ों का मज़ा लेता है और यहीं से शुरू होता है उसके सपनों का असली सफ़र। मार्क यूं ही शहर में इधर-उधर घूम रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है टीवी की अनाउंसमेंट पर। कुकिंग कंपटीशन कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। वो एकदम से घबरा जाता है। अरे! मैं ये क्या करने आया था और किस चक्कर में पड़ कर के रह गया हूँ। ये सोचते ही वो तेज़ी से वेन्यू की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि कंपटीशन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था और मार्क को तो भाई साहब ये बात पता ही नहीं थी। बेचारा परेशान हो जाता है और क्या अब वो बेचारा करे तो करे क्या?
तो ये एक स्टाफ वाला आदमी कहता है कि एक कंटेस्टेंट अभी तक नहीं आया है, क्या तुम में से कोई दिमिट्री है? दिमिट्री एक्चुअली उस बंदे का नाम है, उस कंटेस्टेंट का नाम है जो अभी तक नहीं आया है। और ये सुनते ही मार्क दिमाग चलाता है और हाथ उठाकर कहता है कि हाँ, मैं ही डिमिट्री हूँ, बस थोड़ी देर हो गई। स्टाफ उसे एक शेफ कोड देता है और सीधे अंदर भेज देता है। अंदर सभी कंटेस्टेंट पहले से ही खाना बना रहे थे और मार्क जल्दबाजी में अपने स्टेशन पर जाता है और स्टोव जलाने की कोशिश करता है, लेकिन भैया उससे तो पहले स्टोव ही नहीं जलता। अब मार्क की तो हालत ही ख़राब है, वो सोचता है कुछ तो करना होगा भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी इंजीनियरिंग की किताब निकालता है, उसके पन्ने फाड़ कर स्टोव पर रखता है और ब्लो टॉर्च से आग लगा देता है। यही तिकड़म से वो अपना ऑमलेट ऑमलेट बनाना शुरू कर देता है। जज उसके सामने आता है और मार्क स्टाइल में ऑमलेट को टोस्ट क्रॉस करता है और जज को दिखाता है। जज प्रभावित होकर पूछता है, बहुत अच्छा, पर तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मार्क बताता है कि उसका स्टोव नहीं जल रहा है, इसलिए उसे ये जुगाड़ करना पड़ा। जज वहीं उसे सिलेक्ट कर लेता है और मार्क दूसरी राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाता है। उत्साह में वो अपनी दादी को कॉल करता है और कहता है कि दादी जी, मैं अगले राउंड में पहुंच गया हूँ। दादी भी बहुत खुश होती हैं और अगले दिन टीम राउंड शुरू होता है। मार्क की टीम में लूका, उसकी गर्लफ्रेंड शीना और एक और शेफ यंग होते हैं। सब मिलकर जोरों शोरों से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। डिश बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है, बस सॉस डालना बाकी था। मार्क स्वाद चखकर कहता है कि अगर सॉस डाल दी ना तो इसका शायद स्वाद चला जाएगा। एक काम करो, सॉस मत डालो। लूका और शीना मार्क की बात नहीं मानते और गरम-गरम सॉस डालने ही वाले होते हैं कि मार्क बीच में हाथ लगा लेता है और कहता है, भैया प्लीज़ मत डालो ना यार, क्यों कर रहे हो इसको खराब? सब चौंक जाते हैं और फिर वो सॉस नहीं डालते हैं। जज जूली टेस्ट करने आती हैं और वो पूछती है, सॉस कहाँ है? टीम चुप। जूली डिश चखती है और हैरान रह जाती। वो कहती है, कमाल है, अच्छा हुआ तुमने सॉस नहीं डाला, वरना इस डिश का जो असली स्वाद है ना वो कभी आता ही नहीं। और इसी तरह मार की टीम तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। शाम को जज जूली साइट पर लौटते हैं और देखती हैं कि कोई खाना बना रहा है। वो मार्क होता है और जूली पूछती है कि ये क्या कर रहे हो? मार्क कहता है, आज बहुत सारी चीज़ें बच गई थी ना, सोचा इन सभी चीज़ों को ले जाकर गरीबों को खिला दूँ। आप जो कहें मैं आपके लिए भी बना देता हूँ, अगर आपको कुछ खाना है तो। मार्क उसके लिए नूडल्स बना देता है और जूली एक बाइट खाती है और जैसे रुक ही जाती है। उसे वही स्वाद महसूस होता है जो उसने पहले 15 साल पहले चखा था। एक छोटे से रेस्टोरेंट में जहाँ एक शेफ़ अपने छोटे बेटे के साथ खाना बना रहा था। वो शेफ़ वही नूडल्स बनाता था और अब वही स्वाद मार्क के हाथों में उसे मिलता है। जूली तुरंत अपने असिस्टेंट से कहती हैं कि इस डिमिट्री के बारे में पता लगाओ, ये आखिर है कौन और वो कहाँ से आता है, इसका परिवार है कौन? हम जानते हैं कि भैया डिमिट्री कोई और है और मार्क तो कोई और। अगले दिन तीसरा राउंड शुरू होता है और 4 टीमें मुकाबला करती हैं, जिनमें मार्क की टीम भी है। इस बार था फ्री कुकिंग राउंड। अपनी पसंद का कोई भी डिश बना लो जो कि आपको पसंद हो और अपनी ही पसंद की आइटम से यानी कि सामग्रियों से। टीमों को पैसे दे दिए जाते हैं, जाकर के वो सामान खरीदते हैं और लूका और शिना 2 बंडल उठाकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यंग मार्क से कहता है कि इस बार का मुकाबला थोड़ा-सा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि इन पैसों को लेकर के भाग जाते हैं। एक काम कर, तू भी एक बंडल उठा और मेरे साथ भाग चल। यंग पैसे लेकर निकल जाता है। मार्क भी थोड़ी देर सोचता है कि क्या मैं इस पैसे से दादाजी का कर्ज चुका सकता हूँ? तो वो एक बंडल उठाता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन तभी टीवी पर मास्टर शेफ डेविस का मैसेज चलता है कि अच्छा शेफ वही है जो अपनी कुकिंग पर भरोसा रखे, हालात कैसे भी हों। ये सुनते ही मार्क को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पैसे लेकर तुरंत वापस वेन्यू की तरफ दौड़ता है। वहाँ लूका और शीना कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी मार्क चिल्लाता है कि प्रेशर कुकर फटने वाला है, भागो। वो शीना को चीख कर बचा लेता है और कुकर धमाके से फट जाता है। फायर फैल जाती है पर आग पर काबू पा लिया जाता है, पर उनकी सारी मेहनत यही भैया बेकार हो चुकी है। और तभी यंग वापस आता है अपने हिस्से के पैसों से खरीदे हुए जूते और कपड़े दिखाते हुए। वो कहता है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ घर, तुम लोग अपना देख लो। अब तो हम आउट हो गए। मार्क नहीं, हार नहीं मानता। वो कहता है थोड़ा सा चावल बचा है, इसलिए एक पारंपरिक यानी कि एक ट्रेडिशनल डिश बन सकती है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। सब टीम मिलकर
पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देती है। वे समय पर डिश तैयार भी कर लेते हैं, पर सॉस यंग ने बनाया था और उसका स्वाद बेकार था। टीम की उम्मीदें टूट जाती हैं, पर डेविड दूर से इन्हें देख रहा था, खासकर मार्क को। मार्क सॉस फिर चटता, अचानक उसे एक आइडिया आ जाता है। वो झट से सेब काटना शुरू कर देता है। डेविड भी हैरानी से देखता है कि भैया कर क्या रहा है ये। और फिर दोस्तों टाइम ख़त्म हो जाता है और अब जज एक-एक कर टीमों की डिशें चखने शुरू कर देती हैं और पहली टीम का खाना इतना परफेक्ट था कि वो लगभग सेलेक्ट टीम मानी जा रही थी। अब बारी थी मार्क की टीम की और उनकी डिश देखने में तो बिल्कुल ही सिंपल साधारण सी लग रही थी। 3 में से 2 जज कहते हैं कि इस डिश में तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, लेकिन तीसरा जज सॉस को टेस्ट करता है और कहता है कि भाई नहीं, 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 तुम शायद कुछ मिस कर रहे हो। इस डिश की हाइलाइट तो यही सॉस है। इसे चावल के साथ खाकर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि आज तक इतना परफेक्ट सॉस किसने बनाया ही नहीं और ना ही मैंने कभी इतना टेस्टी सॉस कभी चखा है। वे पूछते हैं कि ये सॉस किसने बनाया है? मार्क कहता है कि मैंने बनाया है, इसमें मैंने फ्रूट्स और नट्स मिलाए हैं और थोड़ा वाइन भी ऐड किया है। जज कहते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया और तुम्हारी टीम भी सिलेक्ट हो चुकी है। नहीं, 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 सिलेक्ट होने का नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारी टीम भी सिलेक्ट होनी ही चाहिए। यहाँ मार्क की टीम का मुकाबला दूसरी टीम से टाई हो जाता है। फिर डेविड आता है और कहता है कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा पकाया है, लेकिन टाई होने के कारण हमें फैसला करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। हम वही टीम चुनेंगे जिसने दिए गए पैसों में से सबसे कम पैसे खर्च किए हों। दोनों टीमों में टेंशन आ जाती है क्योंकि सभी ने पूरा-पूरा पैसा खर्च कर दिया था। तभी मार्क अपना बचा हुआ पैसे का बैग लेकर आता है और कहता है कि हमने इतना पैसा बचा लिया था। और मार्क की टीम दोस्तों यहीं सेलेक्ट हो जाती है। और अब आता है चौथा राउंड। अगले दिन चौथा राउंड शुरू होता है जहाँ चारों को अकेले मुकाबला करना होता है। होस्ट कहता है कि आप सबको नूडल्स बनाने हैं। तीनों काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्क किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। तभी उसे अपने पिता की याद आती है और उसके बचपन में उसके जन्मदिन पर पिता ने एक स्पेशल नूडल्स बनाए थे। मार्क सोचता है कि मैं आज वही नूडल्स बनाऊँगा जो मैंने उस दिन खाए थे। उनका उसका अनोखा तरीका देखकर डेविड समझ जाता है कि ये लड़का बाकियों से अलग है। और अब जज टेस्ट करने आते हैं और यंग के नूडल्स थोड़े से एवरेज मिलते हैं और लूका का टेस्ट थोड़ा ठीक है, पर प्लेट में उसके बड़े बाल गिरे पड़े हैं। शाना प्रेजेंटेशन बढ़िया, लेकिन वो चॉपस्टिक रखना थोड़े भूल गई है। और फिर बारी आती है मार्क की। जज पहले तो समझ ही नहीं पाती ये नूडल्स है भी या नहीं, लेकिन जैसे ही चखती है तो वो भी दंग रह जाती है। मार्क इस राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। डेविड अब निश्चित हो जाता है कि हो ना हो इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास बात है ही। और दोस्तों इसी बीच जूली को पता चल जाता है कि डिमिट्री असली डिमिट्री नहीं है बल्कि मार्क है। और फिर कहानी का बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि 15 साल पहले जूली ने डेविड को मास्टर शेफ बनने में मदद की थी। मार्क के दादा वही हैं जिन्होंने डेविड को रोका था। सच ये है कि डेविड ही मार्क के पिता हैं। एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी और डेविड को लगा था कि उसका बेटा मार्क मर चुका है। दादा और डेविड के बीच थोड़ी गलतफहमियां बढ़ गई थी और दोनों दूर हो गए। डेविड को आज तक ये नहीं पता कि मार्क अभी भी जिंदा है और वही उसके सामने प्रतियोगिता में खड़ा है। जूली सारी सच्चाई मार्क को बता देती है। मार्क भी चौंक जाता है और पर बेचारा टूट भी जाता है और अपने दादा को फ़ोन पर पूछता है कि उन्होंने मुझसे सच क्यों छुपाया। गुस्से में वो अपना फ़ोन फेंक देता है और कहीं चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही फाइनल्स का दिन नज़दीक आ जाता है। जब फाइनल सिंगापुर में होना था तो मार्क यहाँ से गायब हो जाता है। जूली बारिश में पूरे ढूंढती फिरती है और एक जगह नूडल्स की खुशबू पाकर रेस्टोरेंट में उसे वहीं ही पाती है। मार्क कहता है कि मैं अपने पिता के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। और जूली बेचारी रो पड़ती है।
मार्क को एहसास होता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो बारिश में उसके पीछे भागता है और तो फाइनल दिन आ चुका है, आज फाइनल्स है और एक तरफ है डेविड और दूसरी तरफ है मार्क। डेविड बनाता है पूरी 15 डिशेस और कहता है कि मैंने अपने बेटे के 15वें जन्मदिन पर 15 डिशेस बनाए हैं। काश वो अगर ज़िंदा होता तो आज बात ही कुछ और होती। मार्क भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि भाई वो तो ज़िंदा है ना और उसे ही पता है। और अभी तक ये बात मार्क को ही पता है कि उसके पिता डेविड हैं, ये बात डेविड को नहीं पता है। मार्क सिर्फ एक ही डिश बनाता है और जज पूछते हैं कि भैया एक ही क्यों बनाई है तुमने। मार्क कहता है कि ये डिश मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाई है, ये डिश तो मैंने अपने फादर के लिए बनाई है। और दोस्तों मार्क वो डिश ले जा कर के सीधे डेविड के सामने रख देता है और तभी दोस्तों वहीं दादाजी भी आ जाते हैं। डेविड जैसे ही वो डिश चखता है और उसे याद आ जाता है कि उसी तरह वो डिश उसी ने ही मार्क को वैसे ही सिखाई थी और इसी के साथ ही वो पहचान जाता है कि ये हो ना हो उसी का ही बेटा मार्क है। अब दोस्तों डेविड रो पड़ता है, कहता है मार्क मेरा बेटा है। तीनों दादा पिता पोता पोता ओ सॉरी पोता एक दूसरे के वो गले लगा लेते हैं और पूरे शहर में ये सीन देख कर के लोग इमोशनल हो जाते हैं। मार्क मास्टर शेफ जीत जाता है, वो अपने दादा का कर्ज उतार देता है और उनका रेस्टोरेंट ही खरीद लेता है। डेविड और जूली की शादी हो जाती है, सब एक परिवार बनकर रहते हैं और उसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बढ़िया सी फूड वाली मूवी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आएगी और अगर पसंद आई है तो भैया एक प्यारा सा कमेंट ही कर दो और साथ में जाते जाते वो लाल रंग का बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसे दबा भी दो प्लीज़। बाय।